देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस में हमने कुछ कैलकुलेशंस पढ़ी थी। वो कैलकुलेशन ये थी कि हमने y1 और y2 दो वेव्स को रिप्रेजेंट किया था और बाद में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके फाइनली हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एक इक्वेशन बनाई थी। ये रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी और रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 2a cos phi by 2. So this is the amplitude of the resultant wave and sin kx minus omega t plus phi by 2. This is the periodic function. तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन हमने बनाई थी। अब इसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए चल रहा है और ये सेकंड वेव है जिसका एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस ए है। सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स है और दोनों सुपर इम्पोज करते हैं तो सुपर इम्पोज करने से एक रिजल्टेंट वेव बनती है और ये जो रिजल्टेंट वेव होती है इसका एम्पलीट्यूड हमें पता है कितना होगा, प्लस 2a माइनस 2a। ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, प्लस 2a एंड माइनस 2a। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशंस बनेंगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस बनेंगी कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा। तो देखिए इसमें ये वाला जो 2a cos pi by 2 है इस टर्म के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, ये किसको बता रहा है? ये एम्पलीट्यूड को बता रहा है और ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 2a। जब इसका इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट कंबाइन होंगे तो प्लस 2a होगा, ट्रफ और ट्रफ होंगे तो माइनस 2a हो जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होगा। वो प्लस डायरेक्शन में माइनस डायरेक्शन में होगा नो डाउट, लेकिन मैग्नीट्यूड 2a रहेगा। ओके, अब ये एम्पलीट्यूड 2a कैसे आ सकता है? इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? ये cos pi by 2 इसको 1 होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a when cos phi by 2 इज इक्वल टू 1। जब cos phi by 2 1 होगा तब एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा 2a, क्योंकि cos phi by 2 की जगह पर 1 आ जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा 2a। अब cos phi by 2 1 कहां पर होता है? मतलब कि cos थीटा 1 कौन कौन सी कंडीशंस में होता है? तो अब वो कंडीशंस में लिखता हूं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि cos phi by 2 1 तब होगा जब phi by 2 मतलब कि ये थीटा, ये पूरा एंगल, जब ये पूरा एंगल कितना होगा? या तो 0 होगा या ये एंगल होगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। आपने cos वेव को स्टडी किया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू प्लस 1 कब कब होगी? तो इसके लिए हम लोग इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया। सबसे पहले 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू प्लस 1 होती है, फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितने डिग्री पर होगी? ये 0 है, यहाँ पर 90 आएगा, cos 90 0 होता है और cos 180 जो होता है वो -1 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये आपको कौन सी वैल्यूज के बारे में बता रहे हैं? ये बता रहे हैं +1 और -1। तो वैल्यू +1 आए या -1 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? 2a रहेगा। अगर cos phi by 2 की वैल्यू +1 आ रही है तो ये +2a हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू को +1 लिखेंगे तो +2a हो जाएगा। अगर -1 आएगी cos phi by 2 की वैल्यू तो -2a हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केसेस में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बताएगा 2a। ओके, तो cos phi by 2 1 कब होगा? +1 या -1 कब होगा? जब इसकी वैल्यू, जब phi by 2 कितना होगा? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई होगा। अब ये जो 2 डिवाइड में है इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आइए, तो कंडीशन बन जाएगी फेज की कि कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0, 0 इंटू, सॉरी 2 इंटू पाई, दिस विल बी 2 पाई, 2 पाई इंटू 2, दिस विल बी 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड डैश 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 2n पाई। तो ये जो कंडीशन है, यही कंडीशंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होती है कि दोनों वेव में कितना फेज का डिफरेंस होना चाहिए। दोनों वेव में या तो फेज डिफरेंस हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई या 2n पाई। इन सब केसेस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और ये कंडीशन कैसे आई? कंडीशन के लिए हमने ये डिसाइड किया कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2a कब हो सकती है, +2a या -2a कब हो सकती है?
जब cos फाइव बाई टू की वैल्यू +1 -1 होगी। और cos फाइव बाई टू की वैल्यू +1 -1 कब होती है? जब 5/2 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई होता है। तो यहाँ से ये 2 डिवाइड में था, इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में, और ये फेज डिफरेंस की कंडीशंस बन जाएंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन कंडीशंस में हो सकता है, जो कि हमने ग्राफिकल मेथड में स्टडी किया था। अब ये तो फेज डिफरेंस की कंडीशन आई है, पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? पाथ डिफरेंस फाइंड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैथमेटिकल मेथड बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ से तो बता नहीं सकते, मैथमेटिक्स से बताना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है कि जो फेज डिफरेंस है उसको लिखा जाता है k इंटू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k इंटू पाथ डिफरेंस। k क्या होता है? k होता है वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको क्या लिखा जाता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखा जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज वेव नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग फेज डिफरेंस को किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं? पाथ डिफरेंस की टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, फेज डिफरेंस डिवाइड बाय के। और के की जगह पर क्या लिख सकते हैं? के की जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो इस के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे डेल्टा फाई 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा डिवाइड में आ रहा है, रेसिप्रोकल होगा तो ये अपस्टेयर्स पे आ जाएगा। सो 2 पाई हियर एंड मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो उसको पाथ डिफरेंस की टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कन्वर्ट करते हैं, देखिए इस फॉर्मूला से। तो यहां पर मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, this is the path difference, delta x is equal to this will be delta phi into lambda divided by 2 pi। ओके, तो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले फेज डिफरेंस की जगह 0 लिखते हैं। ये डेल्टा फाई की जगह जब आप 0 लिखोगे तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? सो डेल्टा एक्स विल बी 0 अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा। ये 0 के मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ भी हो, ये क्या होगा? 0 ही रहेगा। सो फर्स्ट केस पाथ डिफरेंस इज 0। सेकेंड, जब आप फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई लिखेंगे, ये वाली 2 पाई वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, डेल्टा फाई की जगह फेज डिफरेंस की जगह पर 2 पाई लिखा जाएगा। तो उस केस में पाथ डिफरेंस कितना आएगा? फेज डिफरेंस 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई इंटू लैम्डा। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया 1 लैम्डा। इसके बाद में जब आप इसकी वैल्यू 4 पाई लिखेंगे, फेज डिफरेंस की वैल्यू 4 पाई लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 पाई इंटू लैम्डा, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ये 4 से 2 कैंसिल, 2 इंटू लैम्डा, सो दिस इज 2 लैम्डा। तो इस तरह से ये हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है सबको कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में? ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई। और जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डैश 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 n लैम्डा। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब ये फेज डिफरेंस हो या जब ये पाथ डिफरेंस हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? 2a प्लस 2a माइनस 2a प्लस 2a माइनस 2a। सो दीज आर द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव किया। अब हम लोग कंडीशंस देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इसी इक्वेशन की हेल्प से। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने यहाँ पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा था। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पार्ट डिफरेंस। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें पता है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? क्रस्ट के नीचे ट्रफ आता है, ट्रफ के नीचे क्रस्ट आता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते जाते हैं। तो दो वेव जब अपोजिट फेज में होती हैं
मतलब कि एक वेव का क्रस्ट आता है, दूसरी वेव का ट्रफ आता है और दोनों एक ही पॉइंट पर आकर के सुपर इम्पोज करती हैं, तो उस केस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 होगा। और ये एम्पलीट्यूड 0 कब हो सकता है, एम्पलीट्यूड 0 तब होगा जब cos π/2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब cos π/2 की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, मतलब कि वेव क्रिएट ही नहीं होगी। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड 0 होगा। और इसको हम लोग किस तरह से लिखते थे कि ये फर्स्ट वेव है जो इस पॉइंट पर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, और ये दूसरी वेव है जो फिर से इसी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। तो एक वेव का तो क्रस्ट आ रहा है प्लस ए एम्पलीट्यूड, दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है माइनस ए एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस ए माइनस ए 0, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। तो ये हमने स्टडी किया था ग्राफिकल मेथड में। अब कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। एम्पलीट्यूड 0 होगा व्हेन, जब cos π/2 की वैल्यू 0 आएगी। cos π/2 0 कब होगा, cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, जब थीटा की वैल्यू होती है पाई, 3 पाई, 5 पाई। ये तो एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हो गई हैं। अभी हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो कंडीशन को डिजाइन करते हैं। दिस विल बी π/2, 3/2 पाई, 5/2 पाई। हमें वो वैल्यूज लिखनी है जिसपे cos थीटा क्या होता है, 0 होता है। cos थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री को क्या लिखा जाता है, 90 डिग्री को लिखा जाता है π/2। फिर उसके बाद में फिर 0 होगा 3/2 पाई पे, फिर cos थीटा की वैल्यू 0 आती है 5/2 पाई पे, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो एम्पलीट्यूड 0 तब आएगा जब cos π/2 की वैल्यू 0 होगी, और cos π/2 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, cos थीटा की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पे, फिर 270 डिग्री पे, फिर इसके बाद 5/2 पाई पे, एंड सो ऑन। इस तरह से ये 0 वैल्यूज चलती है। ये वैल्यूज आपने पढ़ रखी है। cos 0 डिग्री पे 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, एंड cos 180 डिग्री दिस इज -1, cos 270 degree again 0, and cos 360 degree this is +1, then cos 450 degree 0, cos 540 degree this is -1, cos 630 degree this is 0, and cos 720 degree this is +1। अब देखो जीरो वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, जीरो वैल्यू आ रही है cos 90 पे, 90 को लिखते हैं π/2। फिर जीरो वैल्यू कब आ रही है, cos 270 डिग्री पे, 270 को लिखा जाता है 3/2 पाई। फिर आ रही है इसकी वैल्यू 450 डिग्री पे, 450 डिग्री को लिखा जाता है 5/2 पाई। फिर आ रही है 630 डिग्री पे, 630 डिग्री को लिखा जाता है 7/2 पाई। तो cos थीटा की वैल्यूज कब कब 0 होती हैं, ये कंडीशंस मैंने यहाँ लिख दी। ये 90, 270, 450, 630 लिखने के बजाय π/2, 3/2 पाई, 5/2 पाई ऐसा लिख देंगे इसको। ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो फेज डिफरेंस की कंडीशंस क्या बनेगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, पाई। इसी तरह से इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, फिर से क्या रह जाएगा 3 पाई, फिर रह जाएगा 5 पाई, फिर 7 पाई, एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा ये। और जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला इसमें बनेगा 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई। n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 पाई, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 7 पाई, एंड दीज आर द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस है। अब इन कंडीशंस को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फेज डिफरेंस की कंडीशंस है। इन फेज डिफरेंस की कंडीशंस को पाथ डिफरेंस की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। तो पाथ डिफरेंस की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या कंडीशंस बनेंगी यहाँ पे, जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे, जब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करोगे, फेज डिफरेंस लिखेंगे पाई, पाई डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो λ/2 रह जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन आएगी, जब फेज डिफरेंस पाई होता है तो उस समय पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होगा λ/2। फिर पाथ डिफरेंस होगा 3/2 λ, फिर पाथ डिफरेंस होगा 7/2 λ,
5/2 लैम्डा एंड 7/2 लैम्डा, और इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा 2n+1 डिवाइड बाय 2 इनटू लैम्डा, ये इसका जनरल फॉर्मूला आएगा। एंड दीज आर द कंडीशंस ऑफ पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की टर्म्स में लिखा जा सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को भी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की टर्म्स में लिखा जा सकता है। और यही दोनों कंडीशंस हमने किसमें स्टडी की थी? तो आंसर है ग्राफिकल मेथड में स्टडी की थी, जो हमने अभी मैथमेटिक्स की हेल्प से प्रूफ कर दी है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, बीट्स को। देखिए जो बीट्स है उसको भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि जब दो साउंड वेव्स इंटरफेयर करती हैं, एक ही पॉइंट पर आकर के सुपर इम्पोज होती हैं, तो उस समय पर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन थी, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम रहना चाहिए। बीट्स में ऐसा नहीं होगा, बीट्स में फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज होगा, नियर बाय फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे पहले मैं बीट्स की आपको कंडीशंस बताता हूँ, फिर मैं आपको इन बीट्स को प्रेजेंट भी करूंगा, मतलब आप इन बीट्स को सुन पाएंगे। अभी मैं इसमें कनेक्ट करूंगा एक डिवाइस को, उस डिवाइस के थ्रू मैं आपको बीट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बीट्स को सुन सकते हैं, और ये बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले कंडीशंस को समझ लीजिए इसकी, फिर मैं आपको इसको सुनाता हूँ कि बीट्स कैसे सुनाई देती हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, बीट सुनने के लिए दो वेव्स क्या करेंगी? सुपर इम्पोज करेंगी, टू वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी। और सुपर इम्पोज करने पर ये जो दोनों वेव्स होंगी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नियर बाय होगी। नियर बाय का मतलब है कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज और दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज। तो कितने का डिफरेंस है? तो आंसर है 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है। तो इसको बोलते हैं नियर बाय फ्रीक्वेंसी। तब ऐसी नियर बाय फ्रीक्वेंसी जब होती है तब आपको क्या सुनाई देती है? तब आपको बीट सुनाई देती है। फ्रीक्वेंसी नियर बाय होगी, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं तो चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत। एम्पलीट्यूड भी हम लोग क्या लिख देते हैं? नियर बाय, लगभग सेम होगा दोनों वेव का एम्पलीट्यूड। तो आपने दो फ्रीक्वेंसीज को क्रिएट किया, दो फ्रीक्वेंसीज को क्रिएट करने के लिए आपको दो सोर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला सोर्स है 256 हर्ट्ज का, दूसरा सोर्स है 260 हर्ट्ज का। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आंसर है दोनों में 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है। 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है तो आपको पर सेकंड कितनी बीट सुनाई देंगी? 4 बीट सुनाई देंगी। तो फ्रीक्वेंसी का जितना डिफरेंस होगा उतनी ही बीट्स प्रोड्यूस होगी। लेकिन मैक्सिमम आप कितनी बीट सुन सकते हैं? मैक्सिमम आप 10 बीट सुन सकते हैं, मतलब कि 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बीट्स आप सुन सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन समझ में आ चुकी है? दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी और वो वेव्स ऐसी होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी नियर बाय होगी और एम्पलीट्यूड भी नियर बाय होगा, लगभग दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वेव की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों वेव्स के अंदर, दोनों वेव्स के अंदर 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है। 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? ये बीट्स की फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपको पर सेकंड कितनी बीट सुनाई देती है? तो बीट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग किससे लिखते हैं? न्यू बी से लिखते हैं। न्यू बी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड, या फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स आप इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस सेकंड फ्रीक्वेंसी। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो 256 थी, सेकंड फ्रीक्वेंसी 260 थी, तो 256 माइनस 260 करोगे तो ये प्लस में भी आ सकता है, ये माइनस में भी आ सकता है। ऐसा भी कर सकते हो 260 माइनस 256, तब 4 हर्ट्ज आएगा प्लस 4 हर्ट्ज। लेकिन अगर आप 256 में से 260 को माइनस करोगे तब आएगा -4, तो फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस लिखी जा सकती है। तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होगा, पहले सोर्स की फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी, दोनों को माइनस करते ही जो डिफरेंस आएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स दैट कैन बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है। ओके, अब मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये बीट्स कैसे क्रिएट हो सकती हैं। कंडीशंस आपको समझ आ चुकी है। अगर दो का डिफरेंस है तो उस केस में आपको दो बीट सुनाई देंगी। तो मैं आपको 2 डिफरेंस वाली वेव्स बना करके बताता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बीट्स कैसे क्रिएट होंगी।
ये डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। डायग्राम अगर समझ आ गया तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसको सुना करके बताता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि बीट्स कैसे क्रिएट हो रही है। तो यहां से हम लोग क्रिएट करते हैं फर्स्ट वेव, 1 वेव, 2 वेव एंड 3 वेव। ये जो फर्स्ट वेव है, ये जो फर्स्ट वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज। अब मैं एक दूसरी वेव बना रहा हूँ, सेकेंड वेव। सेकेंड वेव यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं रखने वाला हूँ 8 हर्ट्ज। तो सेकेंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 8 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज। कितने का डिफरेंस है? तो आंसर है 2 का डिफरेंस है। दोनों की, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी में 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कितनी बीट्स आपको सुनाई देंगी पर सेकंड? पर सेकंड आपको 2 बीट सुनाई देंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट विल बी 2 हर्ट्ज। यू कैन हियर 2 बीट्स पर सेकंड। और दूसरी वेव को क्रिएट करते हैं। So this is the first wave, second wave, third wave. This is fourth and fifth. डायग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। जो फर्स्ट वाली वेव है उसमें 6 वेव्स क्रिएट करनी है, 6 वेव क्रिएट नहीं हुई है इसमें। और सेकेंड वाली वेव में 8 वेव्स क्रिएट करनी है। ओके, इसमें 6 वेव क्रिएट करते हैं। डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं तो पूरा नहीं आएगा बोर्ड पर। ये यहाँ पर 6 वेव क्रिएट हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और एक वेव और यहाँ पर आएगी, एंड दिस इज द सिक्स्थ। तो इस तरह से ये वेव हमने क्रिएट कर दी। और ये जो वेव आपको दिखाई दे रही है इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है। एक सेकंड में 6 वेव बन रही है। ये काउंट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ तक फर्स्ट वेव, ये 1 वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव और सिक्स्थ वेव, ये 6 वेव यहाँ पे बन रही है। अब सेकंड वाले में हम लोग बनाते हैं 8 वेव्स। तो एक एक कॉलम में 2-2 बनानी पड़ेंगी यहाँ पे। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। दूसरे वाली जो है वो 8 हर्ट्ज की है। फर्स्ट वाली वेव 6 हर्ट्ज की है, दूसरे वाली वेव 8 हर्ट्ज की है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितने का डिफरेंस है? दोनों की फ्रीक्वेंसी में 2 का डिफरेंस है। तो आपको एक सेकंड में 2 बीट सुनाई देंगी। अब रिजल्टेंट वेव देखिए क्या बनेगी। यहाँ पर मैं रिजल्टेंट वेव बना रहा हूँ। किसी जगह पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसी जगह पर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे बनेगी हमारी रिजल्टेंट वेव। सबसे पहली बात, क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है तो एम्पलीट्यूड जो है वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके बाद में थोड़ा चेंज हो रहा है, इसका क्रस्ट आ रहा है और दूसरे वाली वेव यहाँ पर, फर्स्ट वाली वेव यहाँ पे खत्म हो चुकी है और दूसरे वाली वेव का यहाँ पर क्रस्ट चल रहा है। तो इस केस में इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट में फाइनली देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रस्ट आ रहा है और दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये इसका क्रस्ट है और ये दूसरी वेव का जस्ट इसके नीचे अगर बात करें तो ये दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। तो इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लगभग 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो, इसका ट्रफ आ रहा है तो इसका क्रस्ट आ रहा है। डायग्राम सबको क्लियर हो रहा है? एक वेव का तो ट्रफ आ रहा है, फर्स्ट वाली वेव का ट्रफ आ रहा है और सेकंड वाली वेव का क्रस्ट आ रहा है। तो फिर से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एम्पलीट्यूड फिर से लगभग नेग्लिजिबल रहेगा। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, फिर यहाँ पर इसका जो ट्रफ आ रहा था, फिर दूसरी वेव का भी जस्ट इसके नीचे क्या स्टार्ट हो चुका है, ट्रफ स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट वेव का ट्रफ खत्म नहीं हुआ था, इतनी देर में कौन सी वेव का ट्रफ शुरू हो गया, सेकंड वेव का।
तो यहाँ पर फिर से एम्पलीट्यूड क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रस्ट आ रहा है और दूसरी वेव का यहाँ पर ये क्रस्ट आ रहा है इस पोजीशन पे, तो फिर से यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो किसी जगह पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और किसी जगह पर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो वेव्स यहाँ पर क्रिएट होंगी, यहाँ से यहाँ तक होगी 1 बीट, और इसके बाद में फिर यहाँ से यहाँ तक क्रिएट होगी 2nd बीट। फिर एम्पलीट्यूड फिर से अचानक से बढ़ जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितनी बीट सुनाई देंगी, यहाँ पर आपको 2 बीट सुनाई देंगी। तो फर्स्ट बीट तो यहाँ पर होगी, जहां पर देखो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से क्या होता है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना था प्लस है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड था प्लस है, और ये जो रिजल्टेंट बन रहा है इसका एम्पलीट्यूड है +2a। और एक बात याद कर लीजिए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर एम्पलीट्यूड 2a हो चुका है, एम्पलीट्यूड अगर 2a हो चुका है तो 2a का आप स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 4a स्क्वायर। सो द इंटेंसिटी विल बिकम 4 टाइम्स। पहले अगर आप ये वाली साउंड सुन रहे अलग से एक साउंड सुन रहे हैं, तब आपको कुछ इसकी इंटेंसिटी सुनाई दे रही है, मतलब कि पर सेकंड कुछ एनर्जी आ रही है। फिर आपने फर्स्ट वाले सोर्स को बंद कर दिया, दूसरे वाले सोर्स को ऑन किया, फिर से आपको कुछ एनर्जी की साउंड सुनाई दी। लेकिन जब आपने इन दोनों को एक साथ चलाया, जब आप इन दोनों को एक साथ चलाओगे तो दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा, और आप देखेंगे कि अचानक से साउंड की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। साउंड की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि सडनली क्या होगा, सडनली साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है। और इंटेंसिटी के बढ़ने का आपको कैसे पता लगेगा, इंटेंसिटी के बढ़ने का पता लगेगा आपको लाउडनेस से। किससे पता लगेगा, लाउडनेस से। साउंड आपको ज्यादा सुनाई देने लगेगी। फिर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये क्रस्ट के नीचे ट्रफ आ रहा होगा तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फिर यहाँ पर लाउडनेस अचानक से कम हो जाएगी। तो कभी साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कभी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कभी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कभी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये जो फिनोमेना है इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बीट्स बोला जाता है। तो किसी पोजीशन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इससे क्या प्रोड्यूस होंगी, इससे बीट्स प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, हम 1 सेकंड में कितनी बीट्स सुन सकते हैं, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बीट्स सुनाता हूं कि किस तरह से ये बीट्स प्रोड्यूस होती है। हाँ जी, ये बीट्स का डायग्राम है जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 फर्स्ट वेव है और सेकंड वेव है। फर्स्ट वेव को ब्लू कलर रेड कलर से दिखाया गया, सेकंड वेव को ब्लू कलर से दिखाया गया, और दोनों सुपर इम्पोज कर रही है। और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में माइनर सा डिफरेंस है, 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज ऐसा डिफरेंस चल रहा है। तो जब इतना कम डिफरेंस होता है तब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। एम्पलीट्यूड देखो नीचे वाली रिजल्टेंट वेव का जिसपे बीट्स लिखा हुआ है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अचानक से डिक्रीज हो रहा है। और एम्पलीट्यूड का इंक्रीज और डिक्रीज होना ये कैसे समझ में आएगा, ये हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा इंटेंसिटी से। तो कभी आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगी, कभी आपको साउंड कम सुनाई देगी। अब मैं आपको बीट्स सुनाता हूं जो आपको क्लियरली आप सुन पाएंगे। सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है कि मैं 500 हर्ट्ज की एक साउंड प्रोड्यूस करूंगा, 500 हर्ट्ज की एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो 500 हर्ट्ज की जो साउंड है वो आपको इस तरह से सुनाई देगी। जस्ट वेट। हाँ जी, अब सुनिए 500 हर्ट्ज की साउंड। हाँ जी, ऑडिबल है सबको। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और 503 हर्ट्ज की साउंड आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने साउंड प्रोड्यूस की 503 हर्ट्ज की। तो जब मैं 503 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करता हूँ तो ये साउंड ऐसी, हाँ जी सुनाई दे रही है सबको। तो ये 503 हर्ट्ज की साउंड है। अब मैं दोनों साउंड एक साथ चलाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 500 की चलाई थी, तो ये 500 हर्ट्ज की साउंड है। अब दूसरा जो सोर्स है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा 503 हर्ट्ज की। जब 503 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करेगा
तो आपको बीट सुनाई देंगी। अब उन बीट्स की आवाज सुनिए। तो ये 1 सेकंड में आपको 3 बीट सुनाई दे रही है। मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 507। अब कितने का डिफरेंस है? तो आंसर है 7 हर्ट्ज का डिफरेंस है। तो आपको 1 सेकंड में 7 बीट सुनाई देंगी। पहले 1 सेकंड में 3 बीट सुनाई दे रही थी। हाँ जी, तो ये 1 सेकंड में 7 बीट्स थी। अब मैं आपको सुनाता हूं 1 सेकंड में 2 बीट्स। नाउ यू विल हियर द 2 बीट्स पर सेकंड। और अगर 1 का डिफरेंस कर दूं तो, अगर 1 हर्ट्ज का डिफरेंस कर दूंगा तो आपको एक ही बीट सुनाई देगी 1 सेकंड में। 1 हर्ट्ज बीट्स की फ्रीक्वेंसी होगी। सो नाउ लिसन 1 बीट पर सेकंड। तो ये 1 सेकंड में 1 बीट थी। हाँ जी, तो इसमें मैंने आपको अभी बीट सुनाई। वो बीट्स ये थी कि मैंने सबसे पहले एक साउंड प्रोड्यूस की थी 500 हर्ट्ज की, और दूसरी साउंड प्रोड्यूस की थी 503 हर्ट्ज की। तो जब मैं 500 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करता हूँ और 503 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करता हूँ अलग अलग, तब दोनों साउंड आपको एक जैसी सुनाई पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब मैं इन दोनों को एक साथ प्ले करता हूँ, पहला सोर्स 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, दूसरा सोर्स 503 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, तो 2 साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। और आपको पर सेकंड कितने बीट सुनाई देती है? पर सेकंड आपको 3 बीट सुनाई देती है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज। ओके, और फिर आपने सुनी थी 500 बीट्स, 500 फ्रीक्वेंसी की साउंड, और दूसरी साउंड थी 507 की। तो कितने का डिफरेंस था? 7 का डिफरेंस था। तो आपको 1 सेकंड में 7 बीट सुनाई दे रही थी। फिर मैंने एक 500 की रखी थी, दूसरी 502 की रखी थी, और 2 का डिफरेंस था, तो आपको 2 बीट पर सेकंड सुनाई दे रही थी। फिर लास्ट में आपने सुनी 1 बीट पर सेकंड, जब एक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस था। तो इस तरह से ये बीट्स प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब हम लोग पर सेकंड कितनी बीट सुन सकते हैं? पर सेकंड हम लोग मैक्सिमम 10 बीट